हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम गौरी जादौन, योर कॉमर्स एजुकेटर। हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 11th। आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 10, दैट इज बेसिकली और इंटरनल ट्रेड। उसको जल्दी से रिवाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम फॉलो करते हैं वो है हमारे पास MP बोर्ड, UP बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दोज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड ई नोट्स एंड ई बुक्स। इसकी जो लिंक है आपको बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, तो हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारी क्लास, लेकिन उससे पहले आपको जल्दी से करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सो वी कैन स्टार्ट विद द सेशन नाउ। फाइन, सो वी वर टॉकिंग अबाउट ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। अब हमें पता है ट्रेड दो तरीके की हो सकती है, एक होता है होलसेल, एक होता है रिटेल। होलसेल मतलब बल्क में परचेज करना, रिटेल का मतलब आप स्मॉलर यूनिट्स में चीज़ों को बेचते हो, कस्टमर से डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। ये सारी बातें हमें पहले भी पता थी। अब इसमें डिफरेंट क्या है, थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्री ऑफ योर डोमेस्टिक बाउंड्री, हम उसको क्या बोलते हैं? नेशन। जैसे कि इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर आप कोई ट्रेड कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा? इंटरनल ट्रेड। तो अभी हम इंटरनल ट्रेड पढ़ रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ है, तो हम उसमें एक्सटर्नल ट्रेड के बारे में पढ़ेंगे। सो इंटरनल ट्रेड का मतलब होता है विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द नेशन। जब आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, बाइंग सेलिंग कर रहे हो गुड्स एंड सर्विसेज की, तो वो इंटरनल ट्रेड होगा। क्लियर? अब वो दो टाइप्स कौन कौन से? एक होता है मेरे पास होलसेल ट्रेड और एक मेरे पास होता है रिटेल ट्रेड। ओके, सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होलसेल ट्रेड? सो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटीज फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। होलसेल में आप डायरेक्टली कस्टमर से नहीं, आप रीसेल पर्पस के लिए ज्यादा आप जब चीजें करते हो तो वो होता है होलसेल ट्रेड। सबसे बड़ा डाउट रहता है कि जो डीमार्ट है मैम, क्या वो मेरा होलसेल है कि रिटेल है? दैट इज अ बिग रिटेलर। ठीक है, होलसेल में वो परचेज करते हैं चीज़ों को एंड देन रिटेलर की तरह उस चीज़ को, सामान को स्मॉलर क्वांटिटीज में बेचते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि होलसेल में आप रीसेल पर्पस के लिए बेच रहे हो। डीमार्ट इज नॉट अ होलसेलर, इट इज अ रिटेलर। क्लियर? तो सबसे पहले हमारे पास आएंगी सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स। तो सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स, होलसेलर कौन कौन सी सर्विसेज किसको प्रोवाइड करते हैं? मैन्युफैक्चरर्स को होलसेलर क्या देते हैं? आपको पता है पूरा चेन है हमारे पास। एक होता है मैन्युफैक्चरर्स, फिर आता है अपने पास होलसेलर्स जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं, लास्ट में मेरे पास आता है रिटेलर्स एंड फिर है हमारे पास कस्टमर्स, है ना। तो एक होलसेलर जो है, एक मैन्युफैक्चरर को क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है? सबसे पहले तो फैसिलिटेटिंग लार्ज स्केल प्रोडक्शन, है ना। अगर होलसेलर्स डिमांड नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर क्या सप्लाई करेंगे? सो एक तरीके से होल स्केल प्रोडक्शन, अगर हम बात करते हैं लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन जो है, जब तक होलसेलर उनको कोई डिमांड नहीं करेगा मैन्युफैक्चरर से, तो मैन्युफैक्चरर क्या ही बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? होलसेलर एक रिस्क ले रहे, बिकॉज मैन्युफैक्चरर तो अपना सामान होलसेलर को दे दिया, अभी होलसेलर की जिम्मेदारी है कैसे उसको बेचना है। ठीक है, तो बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, है ना। आपको स्टोरेज में हेल्प करते हैं, बिकॉज मैन्युफैक्चरर ने सामान बना दिया, लार्ज स्केल पे उसको स्टोर करना होलसेलर का काम है। आपका फैसिलिटेट करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्शन होगा, कैसे आप इसको ट्रांसफर करोगे। सो मैन्युफैक्चरर का एक तरीके से हम बोल सकते हैं पूरा बिजनेस होलसेलर पे ही चल रहा है। तो अगर होलसेलर्स डिमांड नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरर का कोई काम नहीं रहेगा फिर, है ना। टेक अ स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास आता है, ठीक है, सर्विसेज टू रिटेलर्स। सर्विसेज टू रिटेलर्स का मतलब क्या है? अभी हमने बात करा कि मैन्युफैक्चरर किस तरीके से होलसेलर्स किस तरीके से मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प कर रहे हैं। सिमिलरली हम देखेंगे होलसेलर्स कैसे रिटेलर्स को हेल्प करते हैं। तो रिटेलर्स को जब भी गुड्स की जरूरत है उसको कौन प्रोवाइड कर रहा है? होलसेलर्स प्रोवाइड कर रहा है। क्रेडिट फैसिलिटी कौन दे रहा है? होलसेलर्स दे रहा है। मार्केटिंग फैसिलिटीज कौन दे रहा है? होलसेलर्स दे रहा है। रिस्क को शेयर कौन कर रहा है? होलसेलर्स कर रहा है। तो कहीं ना कहीं होलसेलर्स एक तरीके से दोनों का सपोर्ट सिस्टम है, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हो चाहे वो रिटेलर्स हो। सो दोनों का एक सपोर्ट सिस्टम बनता है जब हम बात करते हैं एक होलसेलर। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। नेक्स्ट वी हैव रिटेल ट्रेड।
रिटेल रेट का मतलब जो जैसे कि होलसेल में आप रीसेल पर्पस के लिए करते हो, रिटेल में क्या होता है, आप डायरेक्टली कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज जनरली टू द अल्टीमेट कस्टमर्स। जो आपके अल्टीमेटली कंज्यूम करने वाले हैं गुड्स एंड सर्विसेज, वही रिटेल ट्रेड में आपकी बात करते हैं। जैसे कि हम किसी किनारा शॉप से या हम बोल सकते हैं जनरल स्टोर से कुछ चीज़ को परचेज कर रहे हैं, सो दैट इज अ रिटेल शॉप। ठीक है, अब रिटेलर्स किस किस की सर्विसेज को प्रोवाइड करते हैं, रिटेलर्स कैसे हेल्प करते हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स की। आपको पता है ना, रिटेलर ही सबसे ज़्यादा कस्टमर से इंटरेक्ट कर रहा है, तो कस्टमर का करेक्ट फीडबैक, मार्केट में क्या सिचुएशन है, मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी डिमांड है, ये सारी सिचुएशन को कौन कन्वे करता है, रिटेलर्स ही कन्वे करते हैं मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स के। जो भी होलसेलर्स ने सामान बनाया उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसकी मार्केटिंग करना, रिस्क शेयर करना, ये सारी चीज़ें कौन करता है, रिटेलर करता है, एक हमारे होलसेलर के लिए और मैन्युफैक्चरर के लिए। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, नाउ सर्विसेज टू कंज्यूमर्स कैसे दे रहा है, बिकॉज हमने बात करी है जो एक रिटेलर होता है, ठीक है, एक जो रिटेलर होता है वही तो सारे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है कंज्यूमर्स को। तो कंज्यूमर्स की जो भी दिक्कतें हैं वो किसको कन्वे करेगा, वो रिटेलर को ही कन्वे करेगा। सो अगर रिटेलर अच्छा है तो वो आपकी ब्रांड की इमेज ही बनाता है ना। सपोज एक रिटेलर के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर उसकी होलसेलर से अच्छी बनती है किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की, तो रिटेलर उसी को प्रमोट करेगा। आप किसी दुकान पे जाओगे, आप पूछोगे कि अरे ये वाला पाउडर है क्या, बोलेगा नहीं है, अरे आप ये वाला लीजिए बहन जी, ये वाला बहुत अच्छा है, अभी अभी मार्केट में नया है। सो रिटेलर्स के पास पावर है कि वो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। सो दैट इज वाई कोई एक नया प्रोडक्ट आया है, उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट कोई बारे में बताना है कस्टमर्स को, तो वो भी कहीं ना कहीं रिटेलर्स ही करते हैं अधिकतर, है ना। तो बहुत ज़्यादा कस्टमर इंटरेक्शन आपको रिटेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने को मिलेगा। प्लस कंज्यूमर को कोई दिक्कत होगी, कोई डिफॉल्ट निकल आया, रिफंड चाहिए, रिप्लेसमेंट चाहिए, तो वो डायरेक्टली रिटेलर के पास ही जाएगा। तो अगर रिटेलर अच्छा है तो आपकी बिजनेस की ब्रांड इमेज बहुत अच्छी बनती है और कंज्यूमर को भी लगता है कि यार ये वाली दुकान अच्छी है। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटेलर को एहसान नहीं कर रहा है कंज्यूमर की बात सुन के, वो अपना ही बिजनेस अच्छा कर रहा है। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज को कि नहीं समझे स्टूडेंट्स? ओके। अब जो मेरे पास आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। रिटेलर्स अभी मैंने आपको बताया कि रीसेल पर्पस के लिए नहीं होता है, आप अल्टीमेट कंज्यूमर्स से बात कर रहे हो। इसमें हमारे पास हॉकर्स आ सकता है, पेडलर्स आ सकते हैं, चीप जैक्स आ सकते हैं। जैसे कि हॉकर्स एंड पेडलर्स का क्या रहता है, ये एक जगह पे फिक्स नहीं रहते, ये इधर से इधर घूमते रहेंगे, है ना। जैसे कि आपने बोला हो एक छोटा सा कार्ट होता है, उसमें सब टाइप का सामान मिल जाता है, हम उसको बोलते हैं हर माल स्टोर। उसमें सब मिल जाएगा, बिंदी मिल जाएगी, खिलौने मिल जाएंगे, बलून्स मिल जाएंगे, कुछ खाने पीने का भी सामान मिल जाएगा, एवरीथिंग ऑन अ स्मॉल कार्ट। सो ये क्या होते हैं, जो अलग अलग व्हीकल्स पे या डोर टू डोर जाके अपने सामान को बेचते हैं। चीप जैक्स क्या होते हैं, डू बिजनेस इन द रेंटेड शॉप और शेड्स, है ना। जैसे कि आपने सुना होगा कि बड़ी सी शॉप है, उसके बगल में छोटी सी जगह दे दी, यहाँ पे उन्होंने अपना अपना पान भंडार खोल के बैठ गए, है ना। तो ये क्या होते हैं, चीप जैक्स होते हैं। क्लियर, टेक अ स्क्रीनशॉट। दे डू नॉट हैव अ फिक्स प्लेस, एंड ये किसके अंदर आते हैं, इटनरेंट ट्रेडर्स के अंदर आते हैं, बिकॉज दे डोंट हैव अ फिक्स प्लेस, लिमिटेड स्टॉक रहता है, लिमिटेड इन्वेस्टमेंट रहता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास आते हैं मार्केट ट्रेडर्स। दे सेल देयर गुड्स ऑन अ पीरियोडिकल मार्केट्स, वीकली मंथली। जैसे कि सब्जी मंडी अपनी लगती है ना, जैसे कि हर थर्सडे लग गई, हर वेडनेसडे लग गई, उनको हम बोल सकते हैं। देन वी हैव स्ट्रीट ट्रेडर्स, ठीक है। सो डिस्प्ले देयर गुड्स इन बिजी स्ट्रीट कॉर्नर्स और पेवमेंट्स नियर द रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स वगैरह में आपने देखा होगा कि जो उन्हें पता है बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस है, यहाँ पे मेरा सामान बिक सकता है, तो यहाँ पे छोटा सा उन्होंने अपना शॉप लगा लिया, फिर कहीं दूसरी क्राउडेड जगह पे चले गए, तो वो स्ट्रीट ट्रेडर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट जो मेरे पास आते हैं वो होते हैं फिक्स्ड शॉप ट्रेडर्स। फिक्स शॉप से मतलब ही समझ में आ रहा है कि इनकी एक जगह फिक्स्ड है, यहीं रोज बैठेंगे, यहीं रोज से वो अपना बिजनेस करेंगे। सो दे कैरी ऑन बिजनेस इन अ फिक्स्ड बिल्डिंग, ईदर ओन्ड बाय देमसेल्व्स या उन्हें रेंट करा है। ठीक है, इसमें लार्ज इन्वेस्टमेंट भी लगता है बिकॉज आप रेंट वगैरह भी पे कर रहे हो, एंड यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को आप बेच सकते हो, एंड आपके पास ग्रेटर क्रेडिबिलिटी रहती है बिकॉज आपको पता है कि मेरी जगह यही है, कस्टमर मुझसे यहीं पे आके मिलेगा, अलग अलग जगह आप भटकोगे नहीं, है ना। सो ये क्या होता है मेरे पास, फिक्स्ड शॉप ट्रेडर्स। टेक अ स्क्रीनशॉट। होपफुली इसका मतलब समझ में आ रहा होगा। इटनरेंट ट्रेडर्स कौन थे जो इधर से उधर भगते रहते हैं, जैसे कि चीप जैक्स हो गए, हॉकर्स एंड पेडलर्स हो गया, मार्केट ट्रेडर्स हो गए, स्ट्रीट ट्रेडर्स हो गए। फिर नेक्स्ट मेरे पास आता है फिक्स्ड शॉप, यानी आपने एक पर्टिकुलर जगह तय कर रखी है, आप वहीं से बिजनेस कर रहे हैं अपना। ठीक है, इसमें हमारे पास
स्मॉल शॉप ओनर्स आते हैं, जैसे कि जनरल स्टोर्स हो गया, है ना, जनरल स्टोर्स में जाके सब टाइप का सामान मिल जाता है। नेक्स्ट मेरे पास होता है सिंगल लाइन स्टोर्स, कि आप एक सिंगल प्रोडक्ट में डील करते हो, जैसे कि मेडिसिन, है ना, वो सिर्फ दवाइयाँ ही बेचते हैं, वहाँ पे आपको चावल आटा गेहूँ कुछ नहीं मिलेगा ऐसा, है ना। नेक्स्ट हमारे पास है सिंगल लाइन, जैसे कि आपको स्टेशनरी हो गई, बुक्स हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा, हर प्रकार के प्रोडक्ट्स नहीं देखने को मिलेंगे। सो स्मॉल शॉप में हमारे पास जनरल स्टोर्स भी आ सकते हैं एंड सिंगल लाइन स्टोर्स भी आ सकते हैं। आपको सबके अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं ये याद होने चाहिए, सब पॉइंट्स। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले तो। डन? ओके। नेक्स्ट मेरे पास आते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स, है ना, जैसे कि हम उसमें भी स्पेशलाइज कर दे कि यहाँ पे बच्चों के कपड़े मिलते हैं, बच्चों के खेलने का सामान मिलता है, बच्चों की बुक्स मिलती हैं। मतलब आपने अपने मार्केट को बहुत ज़्यादा शॉर्ट कर दिया, नीश मार्केटिंग है आपका एक तरीके से, है ना। जैसे कि आपने एक बोल दिया कि ये सिर्फ किड्स के लिए है, सिर्फ विमेन के लिए, सिर्फ मेन के लिए, तो आपने बहुत ज़्यादा उसको पर्सनलाइज कर दिया है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है मेरे पास? स्ट्रीट शॉप्स, दीज आर लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग और इन द मेन स्ट्रीट नोन एज स्ट्रीट स्टॉल्स, है ना, जो आपको पता है कि बिजी स्ट्रीट पे हर रोज़ यहीं पे आके यहीं पे सारा सामान लगे, जैसे कि मोमोज वाले भैया यहीं पे आके ठेला लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है सेकेंड हैंड गुड्स, जहाँ पे सेकेंड हैंड किताबें मिलती हैं, सेकेंड हैंड सामान मिलता है, तो वो सेकेंड हैंड गुड्स होते हैं, यानी जो ऑलरेडी बिक चुका है सामान उसी को वापस अपन जो उसको थोड़ा डिप्रिशिएटेड वैल्यू आप उसको बेच रहे हो। आई थिंक दिस इज क्लियर। सो ये मेरे पास क्या है, फिक्स्ड के अंदर अभी मैंने स्मॉल के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे लार्ज रिटेलर्स के बारे में। ये तो ये छोटी मोटी दुकानों की हमने बात करी, लार्ज रिटेलर्स भी तो हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी शोरूम्स वगैरह हैं, उनकी हम बात करेंगे, जो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज स्केल पे सेलिंग करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, ठीक है। अब इसमें अपने पास आते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स। डिपार्टमेंटल स्टोर जैसे कि डी मार्ट, इट्स अ बिग शॉप, है ना। सो इट कंसिस्ट ऑफ मेनी डिपार्टमेंट्स एंड ईच डीलिंग इन वन यूनिट अंडर वन रूफ मैनेजमेंट। वन कैन बाय नीडल टू एनी एरोप्लेन, एनी शॉपिंग एट वन रूफ, है ना। जैसे कि डी मार्ट में सब मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, चप्पल मिल जाएगा, खाने में का सामान मिल जाएगा, मेकअप मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। सो इट इज़ अ डिपार्टमेंटल स्टोर, वन रूफ में सब मिल जाएगा। इसके फीचर्स क्या हैं? इट इज़ अ लार्ज स्केल रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, नंबर ऑफ रिटेल शॉप्स इन द सेम बिल्डिंग, जैसे कि मॉल्स वगैरह भी आप ले सकते हो, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबल, है ना, एंड सेंट्रलाइज मैनेजमेंट होता है, कोई एक चीज़ ही उसको कंट्रोल कर रही होती है, तो वो मेरे पास डिपार्टमेंटल स्टोर्स आ जाते हैं। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे इस चीज़ को कि नहीं समझे भाई साहब? ओके। इसके एडवांटेजेस क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स आते हैं, बिकॉज उनके लिए बहुत फायदेमंद हो जाता है कि एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होता है बाइंग करने के लिए, अट्रैक्टिव सर्विसेज मिल जाता है, लार्ज स्केल ऑपरेशन पर आप कर सकते हो। लिमिटेशन क्या है? लैक ऑफ पर्सनल अटेंशन, हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट रहता है, हाई आपका पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस भी रहता है। कई बार आपने देखा होगा मॉल्स में नहीं चलती हैं दुकानें, बंद पड़ जाते हैं मॉल्स, तो ये भी बहुत रिस्की है, बिकॉज जब आप इतना पैसा लगा रहे हो तो वहाँ पे प्रोडक्ट्स भी सस्ते नहीं मिलते, एवरीवन कैन नॉट अफोर्ड इट, राइट। टेक अ स्क्रीनशॉट। समझे कि नहीं समझे? ओके। नेक्स्ट है मेरे पास मल्टीपल शॉप्स और चेन स्टोर्स। So branch shops operated under centralized management dealing in similar line of goods like बाटा शू कंपनी, है ना, अलग अलग जगह बाटा के शॉप्स मिलेंगे, ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं हल्दीराम्स, है ना। तो बेसिकली चेन स्टोर्स की तरह काम करते हैं, अलग अलग स्टेट में आपको अलग अलग जगह आपके इसके ब्रांचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी, है ना। जैसे कि बाटा का शोरूम अगर आप जाओगे तो उसका लोगो वगैरह जो टैगलाइन है हर एक चीज़ आपको सेम देखने को मिलेगी, मैकडॉनल्ड्स में भी आपको सेम देखने को मिलेगी। सो यहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी हम लोग फॉलो करते हैं डिज़ाइन में, लेआउट में। ठीक है। यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज सेम ब्रांड के अंदर बेची जाती हैं। एडवांटेजेस क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है, प्लस आपका कस्टमर अटेंशन ज़्यादा रहेगा, रिटेंशन भी ज़्यादा रहता है कस्टमर्स का। डिसएडवांटेजेस क्या है? लिमिटेड चॉइस रहती है, आप ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं ले सकते, बिकॉज आपको यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करनी है, तो ये उसके कुछ लिमिटेशंस हमारे पास देखने को मिल सकते हैं। ये किसके हैं हमारे पास? मल्टीपल शॉप्स या चेन स्टोर्स का। एग्जाम्पल क्या है? बाटा है, आप कोई फ्रेंचाइजी बिजनेस भी ले सकते हो, वो भी इसके अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मेल ऑर्डर हाउसेस।
सो रिसीव ऑर्डर्स एंड डिलीवर्स द ऑर्डर थ्रू पोस्ट, जैसे कि इंडिया पोस्ट है ना, जितने भी ऑर्डर्स हैं फिर उसी को वो सप्लाई करते हैं कोरियर सर्विसेज के थ्रू। तो यहाँ पे लिमिटेड कैपिटल लगता है, आप एक मिडिल मैन का काम कर रहे हो, इंटरमीडिएट का काम कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा नहीं है, आराम से आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अच्छे से फंक्शन कर सकते हो। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू जनरेट दैट ऑडियंस फॉर योरसेल्फ। तो आपका स्टार्टिंग में इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगेगा, कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट आपका कस्टमर से इतना रहता नहीं है, एंड कई बार डिलीवरी अगर डिले हो गई तो आपकी कंपनी के लिए नेगेटिव फीडबैक आ जाता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। जैसे कि आपने देखा होगा एक डिलीवरी करके है, एक ब्लू कार्ट है ना, जो आपका अमेजोन वगैरह के जो पार्सल्स वगैरह सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव स्टोर्स। सो स्टोर्स फॉर्म्ड एंड रन बाय कंज्यूमर्स ऑन कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स। जैसे कि हमने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, हमने कोऑपरेटिव कंपनी के बारे में पढ़ा था, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि कस्टमर्स को लग रहा है कि नहीं यार हमारे साथ बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो हम ही सारी चीज़ों को अरेंज किया करेंगे, एक स्टोर खोल लेते हैं जहाँ पे कस्टमर्स को इजीली सारी चीज़ें मिलें। तो वैसे टाइप का अगर हम स्टोर्स खोलते हैं तो इजी टू फॉर्म है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, प्राइजेस भी आपको कम देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, लोग इतना इनिशिएटिव लेना पसंद नहीं करते, उनके पास ऑलरेडी बहुत काम है, तो ऐसे में खुद का कस्टमर का कोऑपरेटिव स्टोर खोलना इट्स नॉट एन ईजी जॉब। कई बार फंड्स आपको नहीं मिलते और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहता है, सो पीपल डू नॉट टेक द इनिशिएटिव। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। हर एक चीज का बाइफर्केशन याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सुपरमार्केट, सुपर बाजार्स, है ना। सो लार्ज स्केल रिटेल स्टोर्स आप बोल सकते हो, सेलिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर गुड्स, डीलिंग इन फूड, नॉन फूड आइटम्स, एब्सेंस ऑफ सेल्समैन कॉल्ड एज सेल्फ सर्विस स्टोर्स। इसमें डीमार्ट आप ले सकते हो। फीचर्स क्या है? लोकेटेड इन द मेन शॉपिंग सेंटर, कैश बेसिस ओनली एंड वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल्फ सर्विस ज़्यादा बोली जाती है। एडवांटेजेस क्या है? बाय ऑल द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस। जैसे कि डीमार्ट में कोई आप पर्चा नहीं पकड़ाओगे कि ये मुझे ला के दे दो, आपको खुद जाके बटोर के लाना पड़ेगा सामान। सो इट इज़ योर सेल्फ सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बाय ऑल द आइटम्स फ्रॉम वन प्लेस, नो ऐसा कोई डेप्थ नहीं है कि उधारी नहीं चलेगी डीमार्ट पे कि भाई खाते में लिख लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे प्रॉफिट बहुत अच्छे कमाते हैं, है ना। वाइड सिलेक्शन होता है एंड सेंट्रल लोकेशन आपकी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या है? कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं है, तो भाई जिसको उधार पे पैसा सामान चाहिए, कि छोटे मोटे किनारे शॉप है तो कितना वो चलता है जनरल स्टोर पे कि उधार पे आपने ले लिया, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है अगर हम ऐसे स्पेशलाइज या सुपर मार्केट्स में जाते हैं। लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टैक्ट, बिकॉज आप डायरेक्टली किसी कस्टमर से डायरेक्टली ऐसा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, आप वो सीधे आप उनसे पेमेंट ले रहे हो बस, है ना। और बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो लगता है, इतना सब कुछ मैनेज करने के लिए बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। टेक अ स्क्रीनशॉट। डन। वेंडिंग मशीन्स, वेंडिंग मशीन्स जैसे कि एटीएम है वैसे ही वेंडिंग मशीन्स हैं। एक मशीन रहती है, यहाँ पे गुड्स लगे रहते हैं, यहाँ पे कॉइन सिस्टम रहता है, पैसा डालो यहाँ से टपक के आ जाएगा आपका सामान, दैट इज़ योर वेंडिंग मशीन। ये न्यूज़पेपर्स के लिए हो सकता है, छोटे मोटे गुड्स के लिए हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें फॉरेन में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, इंडिया में फिलहाल इतना ट्रस्ट नहीं, लेकिन फिर भी आपको मेजर एयरपोर्ट्स वगैरह पे देखने को मिलता है वेंडिंग मशीन्स। ये प्री पैक्ड जो गुड्स रहते हैं उसी के लिए ज़्यादातर रहता है। क्लियर? टेक अ स्क्रीनशॉट। कॉइन ऑपरेटेड रहता है, ओके। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ओके। जीएसटी, जीएसटी का कब आया है? एक ही नारा रहा है भाई जीएसटी का, 2017 में आ गया था। वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए, एक सेंट्रलाइज हमने टैक्सेस को कर दिया है। जीएसटी क्या होता है? ये हमारा एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स सबको पे करना पड़ता है, मतलब अगर आप उस चीज़ को परचेज करो तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स देना पड़ेगा, है ना। ये प्रोग्रेसिव टैक्स नहीं है कि अगर आप ज़्यादा इनकम कमाओगे तो आपको ज़्यादा जीएसटी देना, ऐसा नहीं है। जीएसटी सबके लिए इक्वल है। अगर किसी चीज़ का अगर सोप पे इतना % जीएसटी लगा है कि 5 रुपये जीएसटी जा रहा है तो सबको ही देना पड़ेगा, जो भी वो सोप परचेज करेगा उसको जीएसटी देना पड़ेगा। सो ये गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास है। क्लियर? नाउ रोल ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स हो गया, मार्केटिंग हो गया। सो कॉमर्स एंड क्योंकि इंडस्ट्री के बारे में बात करी है और हमें पता है कि बिजनेस का बाइफर्केशन ही ऐसा हुआ है कि एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स है, तो बिजनेस को रन कैसे करना है, बिजनेस को कैसे आगे लेके जाना है इंडिया में, उसके लिए पूरा चैम्बर हेल्प करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यही था हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर का क्विक रिवीजन, दैट इज इंटरनल ट्रेड। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए कि बाइफर्केशन याद करना कि हमारे पास इटनरेंट ट्रेडर्स में क्या आता है, होलसेलर्स में क्या आता है, रिटेलर्स में क्या आता है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स एज यू ऑल नो कि मैनेजमेंट हमारा एक ऐसा सोर्स है जिसका काम है कि किस तरीके से काम होता है।
सो सिमिलरली बिजनेस का भी ये है कि जो ट्रेडिंग हम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो कैसा होगा। अभी हमने जो पढ़ा है वो इंटरनल ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है। अभी जो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे वो होगा इंटरनेशनल बिजनेस, उसको कैसे मैनेज किया जाता है। क्लियर? तो इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है, राइट। तो मैं उसको नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगी, उसके नेक्स्ट क्विक रिवीजन में। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको, जैसे कि आपको कि मैग्नेट बेस एक ऐसा चैनल है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। वी टॉक अबाउट CBSE, वी कवर क्लासेस फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th एंड वी ऑल्सो हैव अ हिंदी मीडियम चैनल जहाँ पे हम कवर करते हैं आप सभी के लिए क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक। वहाँ पे जो डिफरेंट स्टेट बोर्ड्स को हम कवर करते हैं वो है हमारे पास दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज बोर्ड क्लासेस वी ऑल्सो प्रोवाइड यू वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स एंड स्पोकन इंग्लिश कोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्स आते हैं तो उस हिसाब से अलग से आपको लाइव सेशंस वगैरह एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड टू यू। क्लियर? वी ऑल्सो प्रोवाइड E-नोट्स एंड E-बुक्स, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो कभी भी जाके आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। एंड इसी तरीके से आपको बिल्कुल बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स पे। हमें सिर्फ यूट्यूब पे नहीं, आप वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से फॉलो कर सकते हो, लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे बिल्कुल मिस ना हो। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।